गुड आफ्टरनून। हम लोग जो है डिकोड एनसीईआरटी विद सादिक चैनल में अ, आज एक नए टॉपिक को लेकर के आए हैं और इस टॉपिक का नाम है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस इसका नाम है। ठीक है। इससे पहले हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में बहुत डिटेल पढ़ा था। एक टॉपिक रेस्ट रह रहा है सेल वॉल। ठीक है, वो मैं जब प्लांट और एनिमल सेल के बीच में जब डिफरेंस बताऊंगा तो सेल वॉल और उसके बाद प्लास्टिड्स और जो वैक्यूल होता है जो कि इसमें बड़ा होता है, यानी एनिमल सॉरी प्लांट सेल में, उसके बारे में अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे। ठीक है। अ, अभी हम लोग जो है ना इसको शुरू करते हैं अपना नया टॉपिक जो कि सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है इसमें बायो सेल चैप्टर में बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं। देखिए हमने क्या बात कही थी, हमने ये बात की थी जब हमने एक्टिविटी किया था कि अगर हम अनियन पील को लेते हैं, अनियन पील का जब हमने एक्सपेरिमेंट किया था एक्टिविटी में, ठीक है, तो हमको जो है ना सेफ्रानिन के साथ जब हमने माउंट किया था तो हमें इस तरीके का एक स्ट्रक्चर दिख रहा था और इसको हमने क्या नाम दिया था, सेल नाम दिया था। ठीक है, तो इस आप पता है कि ये अगर ये है प्लांट सेल है तो इसके अंदर में सेल वॉल होगा, उसके साथ फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा। ये मान लेते हैं हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ठीक है, लेकिन एक बात जो मैंने वहां पे डिस्कस नहीं की थी, वो जानबूझ के छोड़ा था, वो ये कि इसका जो सेंटर पार्ट होता है ना, इसमें वैक्यूल बहुत बड़ा होता है किसमें, प्लांट सेल में। ठीक है, और जो हमारा न्यूक्लियस होता है, ठीक है, वो न्यूक्लियस क्या होता है हमारा, वो न्यूक्लियस हमारा साइड में हो जाता है। ठीक है, प्लांट सेल की बात कर रहे हैं, मतलब यहाँ कहीं पे न्यूक्लियस है। ठीक है, साइड में, क्योंकि सेंट्रल पार्ट में वैक्यूल ने क्या कर लिया है, एक पोजीशन ले लिया है। ये हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, और ये जो सेंटर पार्ट है इसमें वैक्यूल एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस ले लेता है। और यहाँ पे न्यूक्लियस जो है ना, वहां पे मैंने बीच में दिखाया था उस एक्सपेरिमेंट में, लेकिन अब चूंकि हम न्यूक्लियस का टॉपिक पढ़ेंगे तो इसकी पोजीशन को क्लियर करना जरूरी है कि न्यूक्लियस प्लांट सेल में कहाँ पे रहता है। तो प्लांट सेल में बिल्कुल सेंटर में नहीं रहता, थोड़ा सा सेंटर से अलग रहता है। ये क्या न्यूक्लियस है, इस बात को ध्यान रखना। पोजीशन ऑफ द न्यूक्लियस जो है वो प्लांट सेल में वेरी करता है, एनिमल सेल में थोड़ा सा वेरी करता है। प्लांट सेल में जो है वैक्यूल के थोड़ा साइड में रहता है, यानी उसका लोकेशन जो है ये क्या है, ये हमारा प्लांट सेल है, प्लांट सेल है। तो इसमें जो पोजीशन है न्यूक्लियस का ना, ये थोड़ा सा कहाँ पे, इसका लोकेशन कहाँ पे, साइड है। ठीक है, एनिमल सेल जो होगा, एनिमल सेल में ये बिल्कुल बीच में होगा। ठीक है, तो हमारी जो एक्टिविटी एनसीईआरटी की कहती है वो ये कह रहा है कि जैसे हमने जैसे अनियन इसको पील को माउंट किया था, तो उस वक्त हमने स्टेन क्या लिया था, स्टेन लिया था हमने उस वक्त सेफ्रानिन लिया था। ठीक है, क्या लिया था, सेफ्रानिन। ठीक है, सेफ्रानिन लिया था उसमें, चूंकि एनसीईआरटी में वही दिख रहा था। लेकिन सेफ्रानिन की जगह पे हम लोग जो है आयोडीन सॉल्यूशन भी ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं, आयोडीन सॉल्यूशन भी ले सकते हैं। ठीक है, और हम मिथाइल ब्लू सॉल्यूशन भी ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं, मिथाइल, मिथाइल ब्लू सॉल्यूशन भी ले सकते हैं। ठीक है, अब ऐसे ही कह रहा है कि आप क्या कीजिए, एक एक्टिविटी है हमारी, एक्टिविटी 5.7 है। इसमें कह रहा है कि आप जो है ना एक ड्रॉप ऑफ वाटर लीजिए, स्लाइड लेंगे हम, मान लेते हैं यहाँ पे मैं लिखता हूँ, एक हमारा ये स्लाइड है, इस स्लाइड पे हम एक ड्रॉप ऑफ वाटर ले लेते हैं। ठीक है, और कहते हैं कि आइसक्रीम का जो हमारा वो है ना स्पून होता है ना आइसक्रीम का, उस आइसक्रीम के यानी इस पे स्पून से स्क्रैप करने के लिए कह रहा है चिक में, और जब हम वो करेंगे तो उसके सरफेस पे हमें कुछ सेल नजर आ जाएगा। सेल नजर नहीं आएगा, वो स्टिक होगा, उसको जब हम स्लाइड पे डालेंगे और कवर स्लिप लगा देते हैं, ठीक है,
कवर स्लिप लगाने के बाद क्या होगा, जब हम इसको स्टेन करेंगे किससे, या तो सेफ्रानिन से, आयोडीन सॉल्यूशन से, मिथाइल ब्लू से, तो या उसमें हमको क्या होगा कि एक सेल नजर आएगा। किसका सेल नजर नजर आएगा? एनिमल सेल का। हम अभी किसका एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं? ये चिक सेल पे कर रहे हैं ना, हमको चिक सेल देखना है। ठीक है, अब चिक किस में होता है? एनिमल होता है। ठीक है, तो अब क्या होगा, अब देखिए इस डिफरेंस को समझना जरूरी है थोड़ा सा। मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, ये मान लेते हैं हमारा पूरा ऐसा करके दिखेगा जैसा उसमें दिखा था प्लांट सेल में, लेकिन एक डिफरेंस के साथ, जो इसका सेंट्रल लोकेशन होगा ना बेटा, जो सेल, ये जो सेंट्रल लोकेशन है, इस सेंट्रल लोकेशन में हमें जो है एक डॉट लाइक स्ट्रक्चर, या सेंट्रल लोकेशन में क्या होगा, डॉट लाइक स्ट्रक्चर, डॉट है, हो सकता है कि वो राउंड शेप भी दिख सकता है, वो हमारे हमें जो है वो ओवल भी दिख सकता है, ओवल। ठीक है, ऐसा एक स्ट्रक्चर दिखेगा। अब इस स्ट्रक्चर को नाम दिया गया है न्यूक्लियस। ठीक है, क्या नाम दिया गया? न्यूक्लियस कहा गया। ठीक है, साइटोप्लाज्म बना देते हैं। अब प्लांट सेल और एनिमल सेल के न्यूक्लियस में जो डिफरेंसेस था, वो असल में सिर्फ पोजीशन का है। थोड़ी देर के लिए इस बात को समझिए, उसका पोजीशन थोड़ा सा साइड था, ये क्या होगा? सेंटर होगा। ठीक है, सेंटर होगा, सेंटर में होगा। ठीक है, सेंट्रली लोकेटेड होता है ये। अब क्या बात है, अब हमें ये देखना है कि ये जो सेंटर यानी सेंटर पोजीशन पे जो हमारा न्यूक्लियस दिख रहा है, इसका पूरा एक डिटेल्ड स्ट्रक्चर पढ़ना है इसके बारे में। मतलब इसकी जितनी इंफॉर्मेशन एनसीईआरटी में है वो मैं इसको डिकोड करूंगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमारी एक्टिविटी कौन सी थी? चिक सेल वाली 5.7 एक्टिविटी है। कौन सी है? 5.7 एक्टिविटी है। ठीक है, एक्टिविटी नंबर ये। अब इस एक्टिविटी से हम दो तीन चीज देखिए। स्टेन पहले समझिए कि ये जो जितने केमिकल्स होते हैं, हम इससे क्या कर, ये स्टेन है हमारा, क्या स्टेन है। ठीक है, जब भी हमको कोई बायोलॉजिकल मटेरियल को देखना होता है, तो हम क्या करते हैं? स्टेन का यूज करेंगे। क्यों करते हैं? क्योंकि इससे जो है हमारा कुछ एरिया जो है वो हाईलाइट हो जाता है, और कुछ एरिया जो है वो डेंस रहता है। तो ये जो हमारा जितना भी मतलब हमारा जो सेल है या किसी भी चीज को अगर हम माइक्रोस्कोप में देख रहे हैं, तो उसमें क्या होता है कि कुछ केमिकल कंपोजिशन चूंकि सब पार्ट का डिफरेंट होगा, तो सब पार्ट का जो केमिकल कंपोजिशन डिफरेंट होगा, तो उस केमिकल कंपोजिशन की डिफरेंट होने की वजह से हमें अलग अलग तरीके से दिखता है। अब साइटोप्लाज्म हमें जो है ना थोड़ा सा स्कैटर्ड दिखेगा, और वो हमें जो है लाइटली स्टेन दिखेगा। ठीक है, लाइटली स्टेन दिखेगा हमें, लाइटली डेंस दिखेगा। लेकिन हमें ये जो पोर्शन है ना सेंटर में, ये न्यूक्लियस, ये हमें डार्क दिखेगा। ठीक है, न्यूक्लियस का मतलब ये होता है कोई चीज अगर सेंटर में रहती है ना, जैसे मैं बता रहा हूँ, जब हम लोग वो पढ़ेंगे ना कभी हिस्ट्री, अगर मैंने पढ़ाया, तो हम लोग पता है कि उसमें यूज होता है कि बंगाल जो है वो एक यानी वो न्यूक्लियस था नेशनल मूवमेंट का। ठीक है, तो वहां पे वर्ड है न्यूक्लियस। ठीक है, और नर्व सेंटर भी कहीं पे कहते हैं। ठीक ना, मतलब उसमें ये कहा गया था। खैर वो हिस्ट्री की बात आ गई। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि इसका पोजीशन जो है ना, एनिमल सेल में न्यूक्लियस का पोजीशन सेंटर में होता है। इतनी बात समझ में आया? किसमें होता है? ये एनिमल सेल के लिए स्पेसिफिक है, एनिमल सेल। ठीक है, ठीक है बेटा। लेकिन प्लांट सेल में ये क्या होगा, इसका पोजीशन, न्यूक्लियस का पोजीशन प्लांट सेल में थोड़ा सा साइड होगा। क्यों होगा साइड? इसलिए साइड होगा क्योंकि जो हमारा जो ये वैक्यूल है ना, ये सेंट्रल पोजीशन ले लिया है। ठीक है, उसका वो बड़ा होता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? ये हमारा क्या है? ये हमारा सेल वॉल है, ये हमारा सेल वॉल है। ठीक है, इसको मैं एक बार रफ करता हूँ, फिर आगे चलते हैं हम लोग। ठीक है, ये हमारी एक्टिविटी जो 5.7 है वो हमारा डिस्कस हो गया। क्या डिस्कस हुआ? इस हमने जो पहले एक्टिविटी अनियन पील का किया था, अनियन पील के एक्टिविटी में हमने ये देखा था कि हमारा जो सेंट्रल पोजीशन यानी हमारा जो ये है ना सेल वॉल के बाद कौन सा है, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन आता है, और न्यूक्लियस जो है
सेंटर से थोड़ा हटा रहता है, ठीक है। साइटोप्लाज्म में बना देता हूं उसमें, ठीक है। लेकिन एनिमल सेल जो हमने चिक सेल का किया है, तो इसमें जो है सेंट्रल कहाँ पे रहता है, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस कहाँ पे रहता है, सेंट्रल पोजीशन पे रहता है, ठीक है। और इसका शेप डॉट भी दिख सकता है, राउंड भी दिख सकता है और ओवल भी दिख सकता है, ठीक है। अब हम लोग इसको रफ करते हैं। हम्म। अब हमें ये देखना है कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। देखिए, तो न्यूक्लियस जो है ना, वो असल में डबल लेयर उसका कवरिंग होता है, ठीक ना। न्यूक्लियस जो होता है क्या होता है, वो डबल लेयर कवरिंग होता है, ठीक है। तो इस बात को लिखते हैं, फिर उसके बाद उसके अकॉर्डिंग हम क्या बनाएंगे, डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। अब जो ये न्यूक्लियस है, ये क्या होता है, इसमें कितना लेयर होता है, डबल होता है, डबल लेयर होता है, ठीक है, डबल लेयर। अब डबल लेयर क्या होता है, कवरिंग होता है, यानी वो कवर होता है। बता रहा हूं मैं इसका इसका मतलब क्या होता है, देखिए, ठीक है। अब ये जो डबल लेयर कवरिंग होता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं, ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं, ठीक है। तो देख, ब्लू से बनाते हैं, ठीक है। ये तो सिंगल लेयर हो गया। अब देखिए, ये हमारा क्या है, डबल लेयर न्यूक्लियस हो गया, ठीक है। अब देखिए, डबल लेयर मतलब ये हमारा एक लेयर है। अब ये आउटर हो गया, ये हमारा क्या है, इनर हो गया। आउटर लेयर है, ये हमारा क्या, इनर लेयर हो गया, ठीक है। अब एक बात समझिए, याद होगा जब हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ा था, तो हमें पता है कि जो मेम्ब्रेन होता है ना, या जो भी हमारा ये होता है, मेम्ब्रेन होता है या कोई भी लेयर होता है, कमोबेश उसका केमिकल कंपोजिशन वैसे ही होगा। कमोबेश कह रहा हूं मैं, मतलब एग्जैक्ट नहीं होगा, मतलब वो भी जो है ना, वही होता है, फॉस्फोलिपिड से बना होता है, फॉस्फोलिपिड से बना होता है, ठीक है। मतलब जितना जहां भी लेयर या हमारा मेम्ब्रेन आ जाएगा, लेयर या अगर मान लीजिए कहीं पे मेम्ब्रेन आपको दिख जाए बायोलॉजी में, तो समझ जाइए कि उसका केमिकल कंपोजिशन कैसा है बेटा, उसका केमिकल कंपोजिशन लगभग वैसे ही है जैसा हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन का है, ठीक है। मतलब अगर ये जो एरिया है हमारा थोड़ा सा, इस एरिया को अगर हम देखेंगे, तो ये हमारा कैसा दिखेगा, याद होगा हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो हमने बनाया था, ये ऐसे ही होगा लगभग, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। पहली बात तो ये है कि हमारा, पहली बात क्या होगी, पहली बात ये है कि हमारा जो न्यूक्लियस है, ये क्या है, डबल लेयर, ठीक है। तो एक लेयर जो है हमारा आउटर होता है, और हमारा ये क्या हो गया, इनर लेयर हो गया। इन दोनों को मिला के हम न्यूक्लियर इन्वेलप भी कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, न्यूक्लियर इन्वेलप, न्यूक्लियर इन्वेलप भी कहते हैं, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। दूसरी बात ये कही जा रही है कि ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है हमारा पूरा, इसके पास ना बेटा पोर होता है, क्या होता है, पोर, ठीक है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में क्या होता है, पोर्स होते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने गैप छोड़ा है, जिसको मैं अभी रेड कलर से ये कर रहा हूँ, हाईलाइट कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पे भी देखिएगा,
यहाँ देखिए, ये खाली जगह था ना, इसको मैंने रेड कलर से ये किया है। ये जितने मैंने उससे वो किए हैं, ये सारा का सारा क्या है बेटा, न्यूक्लियर पोर है। क्या है हमारा? न्यूक्लियर पोर है। क्या है? न्यूक्लियर पोर। पोर तो समझते ही हैं हम लोग, ठीक है, होल है, छेद है, ठीक है। तो ये हमारा क्या, न्यूक्लियर पोर है। इस अब जो ये न्यूक्लियर पोर है ना, इस न्यूक्लियर पोर का कुछ फंक्शंस होगा। हमें एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि असल में हमें किस तरीके से पढ़ना है, ठीक ना। तो हम लोगों का बेस वही है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इस डायग्राम के बाद में इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको, कि पहले तो डायग्राम देखेंगे ना, डायग्राम के बिना बायोलॉजी थोड़ी होती है, ठीक है। अब इसका जो फंक्शन है बेटा ना, किसका, न्यूक्लियर पोर का, आप ये बताइए कि फॉस्फोलिपिड है हमारा, बहुत कुछ सब्सटेंसेस, सारा सब्सटेंसेस इससे न्यूक्लियस से अगर बाहर किसी सब्सटेंस को करना है तो इसके थ्रू तो नहीं होगा। तो कुछ सब्सटेंसेस ऐसे हैं जो बड़े होंगे, वो हमारा न्यूक्लियस से किसमें जाएगा, साइटोप्लाज्म में जाएगा। क्यों जाएगा साइटोप्लाज्म में? तो न्यूक्लियस किसके अंदर है बेटा, ये मैं बना रहा हूँ एक, मान लीजिए सेल है पूरा, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए, ये जो डॉट डॉट है ना, ये सेल को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इसके अंदर में साइटोप्लाज्म है, ठीक है। तो ये जो न्यूक्लियर पोर है, इसका फंक्शन क्या है, ये हमारा अलाउ करता है, ठीक है, किसको, अलाउ द ट्रांसफर ऑफ, दिख रहा है ना यहाँ पे, हाँ, ट्रांसफर ऑफ मटेरियल, कहां से, तो फ्रॉम, अब देखिए इनसाइड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस से कहां जाएगा, साइटोप्लाज्म की तरफ, ठीक है, कहा, इनसाइड द न्यूक्लियस टू इट्स आउटसाइड, ठीक है। ठीक है, अब ये जो आउटसाइड है इसका, कहीं पे जगह वहां, यहाँ पे मैं लिख रहा हूं, अब ये जो आउटसाइड जाएगा, ये आउटसाइड हमारा क्या है, साइटोप्लाज्म है। क्या है, साइटोप्लाज्म। जब आप 12th क्लास में जाएंगे ना, तो हमें ये पढ़ना है रेप्लिकेशन क्या होता है, उसके बाद ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, ट्रांसलेशन क्या होता है। तो हमारा जो एक प्रोसेस होता है, उसमें न्यूक्लियर यानी न्यूक्लियस से जो है साइटोप्लाज्म में हमारा जाता है ट्रांसलेशन में, ठीक है। तो वो सब हमें आगे देखना है। हमारा जो अभी फिलहाल एनसीईआरटी कह रहा है वो ये समझिए कि बहुत सारा मटेरियल है जो यहाँ से नहीं जा सकता है, ठीक है, यहाँ से वो इधर से नहीं जा पाएगा। तो ये जो हमारा होल है, जो पोर है हमारा, ये पोर कैसा दिखता है बेटा, ये स्पोक लाइक दिखता है। स्पोक आपने देखा साइकिल में स्पोक देखा होगा, साइकिल का जो स्पोक होता है उसी की तरह से लगभग दिखता है ये, ठीक है, ठीक। अब देखिए, ये तो हमारे न्यूक्लियर पोर की बात हो गई। इसके बाद मैं अब यहाँ पे ग्रीन कलर से एक चीज बना रहा हूँ, ठीक है। वो ये है कि इस न्यूक्लियस के अंदर में बहुत सारा हमारा लिक्विड ये रहता है, सब्सटेंस रहता है। ये ग्रीन कलर से जो लिक्विड सब्सटेंस को मैं डिनोट कर रहा हूँ, जो हमारा न्यूक्लियस के अंदर में होगा, जिस तरीके से हमारा लिक्विड सब्सटेंस किसमें था, फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर थोड़ा बहुत था ना, किसमें, हमारा साइटोप्लाज्म में था। सेल के अंदर में था तो किसमें था, साइटोप्लाज्म में। अब न्यूक्लियस के अंदर में जो हमारा लिक्विड सब्सटेंसेस होगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे, मैं यहीं से ग्रीन, सॉरी ये हिल गया, मैं यहीं से क्या लिख देता हूँ, लिक्विड सब्सटेंस जो न्यूक्लियस के अंदर में होगा, इसको हम कहेंगे न्यूक्लियोप्लाज्म कहेंगे। क्या कहेंगे, ग्रीन से लिखा हुआ यहाँ पे न्यूक्लियोप्लाज्म कहेंगे, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है, न्यूक्लियोप्लाज्म कहेंगे। अब ये न्यूक्लियोप्लाज्म न्यूक्लियस के अंदर में होगा, साइटोप्लाज्म कहाँ होगा, सेल के अंदर में होगा। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। अब देखिए, अब क्या है, अब ये जो हमारा यानी ये
यानी सेल जो है ना, जो ये जो न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस जो है ना अपने अंदर क्या करता है, क्रोमोसोम को रखता है। तो अब मैं एक स्ट्रक्चर बना रहा हूं, ठीक है, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है, ठीक है। ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है ना, ये हमारा होता है क्रोमेटिन, ठीक है, क्रोमेटिन। कभी कभी इसको हम लोग क्रोमेटिन नेटवर्क भी कहते हैं, ठीक है, ठीक है, क्रोमेटिन है। अब देखिए एक एक बात मैं बता रहा हूं, ये जो क्रोम वर्ड है ना, क्रोम वर्ड जहां भी आ जाए, इसका मतलब होता है कलर। क्या मतलब होता है, क्रोम का मतलब क्या होता है, कलर, ठीक है। तो क्या हुआ कि जब हमारा सेल डिवीजन, जब हमारा मतलब एक सेल दूसरे सेल में डिवाइड कर रहा था, सेल डिवीजन का जो प्रोसेस चल रहा था, तो उस टाइम में जब स्टेन किया गया ना, तो हमारा कुछ कलर लाइक सब्सटेंसेस दिखा, जिसको हम लोग क्रोमोसोम कहते हैं, ठीक है। तो अब ये जो क्रोमेटिन है ना, क्रोमेटिन जो है हमारा, इसको सबसे पहले फ्लेमिंग नाम के एक साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था, फ्लेमिंग। ये हमारी एनसीईआरटी 11th क्लास में दिया हुआ, ठीक है। अच्छा, न्यूक्लियस का डिस्कवर किसने किया था, सबको पता है, रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। किसने किया था, रॉबर्ट, आर से रॉबर्ट ब्राउन ने, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा रफ करता हूँ, क्योंकि फिर आगे हम इसको अच्छे तरीके से फिर देखते हैं, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। हमें जो है दोबारा ये स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, एक छोटा सा हम लोग पहले अभी बना लेते हैं, ठीक है। देखिए ये कंटिन्यू मैं नहीं बना रहा हूँ, क्योंकि बीच में जो स्पेस है ना, वो हमारा पोर है, ठीक है। डबल स्ट्रक्चर था, हमारा न्यूक्लियर पोर भी बन गया है। ये जो मैंने बताया था आपको कि ये जो हमारा डॉट डॉट हो रहा है इसमें न्यूक्लियस के अंदर में, इसको हम लोग ने क्या नाम दिया था, इसको हमने कहा था ये न्यूक्लियोप्लाज्म है, ठीक है। अब देखिए ये जो न्यूक्लियस है ना, ये क्या कंटेन करता है, ये कंटेन करता है क्रोमोसोम, ठीक है, क्रोमोसोम। अभी मैंने आपको बताया था क्रोमेटिन नेटवर्क के बारे में, ठीक है। तो वो जो क्रोमेटिन है ना, जब वो कंडेंस फॉर्म में हो जाता है, अब देखिए एक बात समझिए, ये हमारा सेल है, एक सेल है, ये हमारा सेल क्या करेगा, डिवाइड करेगा, ठीक है, और ये डिवाइड करके दो सेल हमारा बन गया, ठीक है। किस प्रोसेस के थ्रू बनता है आपको पता है, एक तो दो तरीके का सेल डिवीजन होता है हमारे अंदर, माइटोसिस होता है और फिर मियोसिस होता है। ये इस चैप्टर के आखिरी में सबसे आखिरी टॉपिक हमारा ये है, मियोसिस होता है, ठीक है। सेल डिवीजन है, सेल बना। तो जो सेल हमारा डिवाइड करने वाला है, जिस एक सेल जो अभी डिवाइड करेगा, ठीक है, उसके अंदर हमारा क्रोमोसोम हो जाता है, यही यही जो क्रोमेटिन था, क्रोमेटिन कैसा था, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है। ये क्रोमेटिन कंडीशन है क्रोमोसोम का, ये उसी कंडीशन, ये क्रोमेटिन उसी सेल में होगा जब सेल डिवाइड नहीं कर रहा है, जिस टाइम सेल डिवाइड नहीं कर रहा है, सेल है, अब ये सेल डिवाइड नहीं कर रहा है, ठीक है, सेल डिवाइड नहीं हो रहा है, नहीं को मैं क्रॉस से लिखता हूं, ठीक है। तो इस वक्त जो हमारा न्यूक्लियस के अंदर में मटेरियल है, वो क्या है, क्रोमेटिन है, क्रोमेटिन, ठीक है। अब जब सेल डिवाइड करना शुरू कर रहा है, ठीक है, सेल जब डिवाइड करने वाला है, तो वही क्रोमेटिन क्या बन जाता है बेटा, वो बन जाता है हमारा क्या, क्रोमोसोम। क्या बन जाता है, क्रोमोसोम, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अब ये जो क्रोमोसोम होता है, ठीक है, पहली बात ये क्रोमोसोम कहाँ रहता है, तो सबको पता है न्यूक्लियस में रहता है, अभी न्यूक्लियस की बात हो रही, ठीक है। अब ये जो हमारा क्रोमोसोम है, ये होता है रॉड शेप का, कौन सा शेप है इसका,
रॉड शेप, ठीक है। एक बात और याद रखना, ये रॉड शायद नहीं दिख रहा है, ये जो क्रोमोसोम है ना, ये पेयर में रहता है, ठीक है। ह्यूमन के अंदर में कितने पेयर होते हैं? 26 पेयर होता है, सॉरी 23 पेयर होता है और 46 नंबर होता है क्रोमोसोम का, ठीक है। ये 23 है, गलती हो गया था मुझे लिखने में। ये नंबर ऑफ क्रोमोसोम पूछेगा तो कितना है? नंबर ऑफ क्रोमोसोम 46 है। नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितना है? 46, लेकिन पेयर कितना है? 23, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अब थोड़ा सा हम इसको रफ करते हैं। अब हमें क्रोमोसोम के बारे में पढ़ना है अभी। ठीक है, अब देखो मैंने क्या बताया कि क्रोमोसोम कैसा होता है? रॉड शेप, ठीक है। ROD रॉड होता है, स्पेलिंग शेप्ड, ठीक है। अच्छा, क्रोमोसोम कब दिखता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जिसको नजरअंदाज नहीं करना है। ये क्रोमोसोम हमारा कब दिखेगा? विजिबल कब होगा? विजिबल ओनली when the cell is about to divide, about to divide, ठीक है। लेकिन जब सेल डिवाइड नहीं हो रहा होगा उस टाइम में हमारा क्रोमोसोम किस फॉर्म में होगा? वो होगा किस फॉर्म में? हमारा क्रोमेटीन नेटवर्क के फॉर्म में, क्रोमेटीन के फॉर्म में। क्रोमेटीन सबसे पहले किसने डिस्कवर किया था? फ्लेमिंग नाम के साइंटिस्ट ने किया था, ठीक है। अब हम लोग जो है इसका एक स्ट्रक्चर बनाएंगे। किसका स्ट्रक्चर बनाएंगे? हम लोग बनाएंगे क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर, ठीक है। मैंने अभी क्या बात की कि क्रोमोसोम हमेशा क्या होता है? पेयर में रहता है। कितने पेयर है बेटा? 23 पेयर होता है। नंबर कितना हो जाएगा? ये पेयर को मैं P से डिनोट कर रहा हूँ और 46 नंबर हो जाता है ना, और इसको नंबर को N से डिनोट कर रहा हूँ। समझ में आ जाएगी ये बात? ठीक है। तो क्रोमोसोम जो होता है रॉड शेप का होता है। इसका जो बीच वाला पार्ट है ना, ये जो बीच वाला पार्ट हम लोग अभी बना रहे हैं, ठीक है, इस बीच वाले पार्ट को सेंट्रोमेयर कहते हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि सेंट्रोमेयर के साथ ही ना एक प्रोटीन स्ट्रक्चर ऐड होता है। मैं इसको ग्रीन कलर से डोनेट कर रहा हूं, इसको काइनेटोकोर कहते हैं, ठीक है। अब देखिए, हाँ, ये सेंट्रोमेयर हो गया। अब ये हमारा क्या हो गया? क्रोमेटिड्स हो गया। क्या हो गया? क्रोमेटिड्स। अब देखिए, दो क्रोमेटिड्स होता है, ठीक है। ये क्या है? क्रोमेटिड्स ऊपर भी होगा, नीचे भी होगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है। अब थोड़ा सा इसका हम लोग नाम, अच्छा एक और मैं बना लेता हूं तब के आपको अंदाजा हो जाएगा, ठीक है। पेयर में था तो एक, ये तो एक क्रोमोसोम है। अब एक पेयर और बना लेते हैं। तो ये हम सबसे पहले क्या बना रहे हैं बेटा? यहाँ पे हम ये जो राउंड स्ट्रक्चर ब्लू कलर में बना रहे हैं, इसको मैं पूरा डार्क कर देता हूँ, ठीक है, पूरा कलर कर देता हूँ। ये हमारा क्या? सेंट्रोमेयर। अभी हम नाम देखेंगे, सेंट्रोमेयर। इसी सेंट्रोमेयर से हमारा एक चीज ऐड होता है ग्रीन कलर में, उसको हम लोग डिनोट कर रहे हैं। ये हमारा क्या? काइनेटोकोर होता है, ठीक है। अब हम ब्लैक कलर से इसको जो बना रहे हैं, ये बटरफ्लाई की तरह जो हमारा बन रहा है, ये हमारा क्या है? क्रोमेटिड है। क्या है? क्रोमेटिड्स, ठीक है, ठीक है, क्रोमेटिड्स। अब इसका थोड़ा सा नोमेनक्लेचर देख लेते हैं, यानी हम इसको क्या क्या कहेंगे, नाम क्या कहेंगे। तो प्यारे बच्चों, ये जो ग्रीन कलर का है, इसको हमने क्या कहा? काइनेटोकोर कहा। क्या कहा? एक मिनट, काइनेटोकोर, सही बात है, ठीक है। ये जो ब्लू कलर से था बेटा, यहाँ पे डिनोट कर रहे हैं हम लोग,
इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे सेंट्रोमेयर। क्या कहेंगे, सेंट्रोमेयर कहेंगे। क्या कहेंगे, सेंट्रोमेयर कहेंगे। ठीक है। अच्छा, ये जो दिख रहा है ना, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं क्रोमेटिड्स। क्या कहते हैं, मैं इधर इधर लिख रहा हूं, ठीक है। क्रोमेटिड्स कहते हैं इसको। क्या कहते हैं, क्रोम वर्ड जहां आएगा हमारा ना, जैसे फोटोक्रोमिक ग्लास है, क्रोम का मतलब वहां पे क्या होता है, वहां पे कलर होता है। क्रोमोजोम है तो कलर होगा। गूगल क्रोम है, उसके अंदर भी कलर। ठीक है, तो क्रोमेटिड्स इसको कहेंगे, क्रोमेटिड्स। ठीक है। अब हमने क्या बात कही थी, हमने ये कहा था कि क्रोमोसोम हमेशा क्या रहता है, पेयर में रहता है। तो यहाँ पे कितने हैं, दो हैं, दो क्रोमोसोम है, एक ही है एक ये। तो एक क्रोमोसोम का जो क्रोमेटिड्स है, ये आपस में क्या कहलाता है, यहाँ पे जगह ये मैं यहाँ लिख रहा हूँ, आपस में क्या कहलाता है, ये कहलाता है सिस्टर क्रोमेटिड्स। सिस्टर क्रोमेटिड्स कहते हैं इसको। ठीक है, किसको, ये मान लेते हैं, इसको मानते हैं हम ए नंबर का, ए है, ए क्रोमोसोम है, ये क्या है, ए क्रोमोसोम थोड़ी देर के लिए, और ये है बी। ठीक है, तो ए क्रोमेटिड्स कितने हैं, यहाँ पे दो हैं। एक तो क्रोमेटिड्स कौन है, ये है, और दूसरा क्या है, दूसरा ये है क्रोमेटिड्स। ठीक है, ये दोनों जो है आपस में क्या कहलाएंगे, सिस्टर क्रोमेटिड्स कहलाएंगे। ठीक है, अब बी है, ये भी क्या है, क्रोमेटिड्स है। क्या, क्रोमेटिड्स। ठीक है ना। अब ये वाला जो है, ये भी क्या है, क्रोमेटिड्स, क्रोमेटिड्स। ठीक है, अब एक ही क्रोमोसोम का यानी बी के जो दो क्रोमेटिड्स हैं, ये आपस में क्या कहलाएंगे, सिस्टर क्रोमेटिड्स कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, सिस्टर क्रोमेटिड्स। ठीक है, लेकिन ए का जो एक क्रोमेटिड्स है और बी का जो एक क्रोमेटिड्स है, ये दोनों आपस में क्या कहलाएगा, ये दोनों कहलाएंगे नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स। अब मैं इसको लिखता हूं, ठीक है, ग्रीन से मैं इसको कलर कर रहा हूं, यहाँ पे ए का एक क्रोमेटिड्स और बी का जो ये क्रोमेटिड्स है, जिसको मैं ग्रीन कलर से डिनोट कर रहा हूं, ये दोनों बेटा आपस में क्या है, इन दोनों को हम क्या कहेंगे, इन दोनों को हम लोग कहेंगे नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स। क्या कहेंगे, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स। क्या कहेंगे, ये तो ये और दूसरा हमारा ये, इन दोनों को हम आपस में क्या कहेंगे, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स। ए और बी का नॉन सिस्टर। जब आप सेल डिवीजन पढ़ेंगे ना, इन सब चीजों को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना, अभी बेस बना लीजिए, 11th में इन सब चीजों को बहुत अच्छे से क्लियर करना पड़ेगा। क्रोमेटिड्स, सही बात है, इतनी बात समझ में आ गई। ठीक है, अब देखिए हम कलर ले लेते हैं रेड। ठीक है, ये जो सबसे ऊपर वाला पार्ट है ना बेटा, क्रोमोसोम का, जिसको मैं अभी रेड कलर से डिनोट कर रहा हूं, ये इधर साइड भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, ऊपर ही अभी करते हैं। जो एकदम ऊपर है, इसको हम लोग कहेंगे टीलोमेयर। क्या कहेंगे, टीलोमेयर। मैं यहाँ पे डिनोट कर रहा हूँ ब्लू कलर से, टीलो लिख रहा हूँ, मतलब टीलोमेयर। बीच वाले को क्या बोला था हमने, सेंटोमेयर कहा था। ठीक है, सेंटोमेयर से क्या अटैच होता है, काइनेटोकोर अटैच होता है। ठीक है, उसके बाद जो है ना, जब हमारा सेल डिवीजन होगा ना बेटा, तो जो स्पिंडल फाइबर होता है वो काइनेटोकोर में अटैच करता है। ठीक है, सेल डिवीजन करने के लिए। ठीक है, अब देखिए हमने ये क्या बताया कि एक क्रोमोसोम जो है, इसमें कितने मतलब दो, इसमें जो क्रोमेटिड्स हैं ये आपस में क्या क्या कहलाएंगे, सिस्टर क्रोमेटिड्स कहलाएंगे। लेकिन अगर ए का एक क्रोमेटिड्स और बी के एक क्रोमेटिड्स की बात करें, तो ये दोनों आपस में क्या कहलाएगा, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स कहलाएगा। ये जो बीच वाला पार्ट है, ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है हमारा सेंट्रोमियर कहलाता है। ठीक है, अब सबसे ऊपर वाला जो पार्ट है हमारा क्या कहलाता है, ये टीलोमियर कहलाता है। ठीक है, अच्छा, सेल डिवीजन, जब सेल डिवीजन अगर नहीं हो रहा होगा तो क्रोमोसोम कैसा रहेगा, जब भी सेल डिवीजन नहीं होगा तो क्रोमोसोम हमारा हमेशा किस में रहेगा, क्रोमेटिन फॉर्म में रहेगा। किस फॉर्म में रहेगा, क्रोमेटिन फॉर्म में रहेगा। ठीक है,
अब ये क्या हो गया, ये कंडेंस होकर के छोटा हो गया, छोटा हो गया, ठीक है। तो इसको होकर के छोटा हो गया, छोटा हो गया, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, क्रोमोसोम कहेंगे, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। अब देखिए, थोड़ा सा रफ तो करना पड़ेगा। हाँ, रफ करते हैं इसको, ठीक है। देखिए, ये हमारा मान लेते हैं एक जनरेशन है, ये कोई मेल है और ये फीमेल है। हंसना नहीं है डायग्राम पे, ठीक है। अब क्या होगा, एक आगे जनरेशन जाएगा जिसमें इसमें क्या होगा, इनके ऑफ स्प्रिंग होंगे, यानी बच्चे होंगे। अब ऐसे प्लांट में हो सकता है, हर एक चीज में हो सकता है, ठीक है, थोड़ी देर के लिए। तो अब क्या होगा, इस ऑफ स्प्रिंग में क्या होगा ना, हमारा कुछ फादर का क्वालिटी होगा, कुछ हमारी मदर का क्वालिटी होगा, ठीक है। किसी के नाक मिल रहे होंगे, किसी के आंख मिल रहे होंगे, किसी के बाल मिल रहे होंगे, कुछ भी होंगे। तो अब ये देखो, इस जनरेशन को अगर मान लो हम F1 जनरेशन कहते हैं थोड़ी देर के लिए, और कहते भी हैं इसको अगर हम F2 जनरेशन कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे F1 जनरेशन से क्या हो रहा है, F2 जनरेशन में कुछ इंफॉर्मेशन आ रहा है, ठीक है। क्या आ रहा है, इंफॉर्मेशन आ रहा है ना, इंफॉर्मेशन आ रहा है। जैसे स्किन कलर, मान लो आई कलर भी कह लो थोड़ी देर के लिए, हेयर थिकनेस हो गया, ठीक है। ये सब जितनी चीजें आ रही है इसको हम लोग कहते हैं ये जेनेटिकली, हम लोग जेनेटिक्स जब पढ़ेंगे 12th में तो देखेंगे, ठीक है। 10th में भी है जेनेटिक्स, मेंडल वगैरह का आपने नाम सुना होगा, जिसने पी प्लांट पे काम किया है, बहुत अच्छे से इसको समझना है बात। अभी थोड़ी देर के लिए समझिए, ये जो इन्फॉर्मेशन F1 जनरेशन लिख देता हूं मैं, GEN करके समझ जाइए, और F2 जनरेशन, ये दूसरा जो उसके बच्चे का जनरेशन है। इस जनरेशन में जो इन्फॉर्मेशन आ रहा है, इन्फॉर्मेशन किस तरीके से आएगा, मान लेते हैं स्किन कलर है, आई कलर हो गया, हेयर थिकनेस हो गया, कुछ भी हो सकता है, लाभ लाभ लाभ, ठीक है। तो इस इंफॉर्मेशन को कौन कंटेन करता है, तो क्रोमोसोम करता है। अब उसको कैरी कौन करता है, DNA करेगा। हाँ, सारी बातें हम समझेंगे यहाँ पे। क्रोमोसोम जो है हमारा, क्रोमोसोम जो है कंटेन इंफॉर्मेशन ऑफ फीचर्स। देखो, फीचर्स का इंफॉर्मेशन आता है, बिहेवियर का इंफॉर्मेशन अब आता है कि एग्जैक्टली किस अमाउंट में रहता है ये, मतलब बिहेवियर का मतलब, मान लो कि किसी के पापा गुस्सा करते हैं तो जरूरी नहीं ना कि उसके बच्चे भी गुस्सा करेंगे। तो बिहेवियर तो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में आता है, कैसे आता है, ये एक एंथ्रोपोलॉजी एक सब्जेक्ट है, और फिर साइकोलॉजी वगैरह में है। इस पे क्या रिसर्च पेपर आए हैं इसके बारे में मुझे अभी उतना इल्म नहीं है। लेकिन ये है कि फीचर्स जो है, यानी जैसे स्किन कलर हो गया, आई कलर हो गया, हाइट हो गई तुम्हारी, जे मेरी हाइट कम है, मेरे पापा की हाइट भी कम है, ठीक है। अब किसी में क्या होता है कि पापा की हाइट कम है लेकिन मदर की हाइट ज्यादा है, तो बच्चे की हाइट बढ़ गई है, तो मतलब किसी का गुण आ सकता है, ठीक है, किसी की क्वालिटी, किसी का इंफॉर्मेशन आ सकता है। तो क्रोमोसोम क्या करता है, इंफॉर्मेशन कहता है ऑफ फीचर्स का। एनसीईआरटी इतनी अच्छी किताब है, देखो 9th क्लास में इसमें फीचर्स के बारे में बता दिया कि फीचर्स ट्रांसफर हो रहा है, कहां से ट्रांसफर हो रहा है। तो F1 जनरेशन क्या है, पेरेंट्स का जनरेशन है, तो फ्रॉम पेरेंट्स टू नेक्स्ट जनरेशन, नेक्स्ट जनरेशन को जी लिख देते हैं, GEN, ठीक है। अच्छा, अब ये इंफॉर्मेशन कौन कंटेन कर रहा है, क्रोमोसोम कर रहा है, ठीक है, लेकिन किस फॉर्म में, DNA के फॉर्म में, समझना है यही बात को। किसमें, इन द फॉर्म ऑफ, यहाँ पे दिख रहा है, मैं इसको रफ करता हूँ, यहाँ पे रफ करता हूँ फिर लिखते हैं।
एनसीईआरटी की एक एक बात जो है ना, मतलब मैं बहुत अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। कुछ अच्छे रिस्पॉन्स आए, मैं बता रहा हूँ कि बीपीएससी टीचर्स की तैयारी जो कर रहे हैं, कुछ उसमें स्टूडेंट हैं और कुछ फ्रेंड भी रहे हैं हमारे, तो उन लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है एनसीईआरटी पढ़ने में। ऐसे ही मतलब दूसरे सब्जेक्ट भी देख रहे हैं, अच्छा इस तरीके से देखेंगे तो एनसीईआरटी की पूरी समझ होनी बहुत जरूरी है। इसलिए इस चैनल का नाम भी क्या रखा हो गया, इस चैनल का नाम है डिकोड एनसीईआरटी। ठीक है, अब जितना मेरे पास मतलब वो है रिसोर्सेज हैं, मैं उन रिसोर्स का अच्छे से इस्तेमाल करके एनसीईआरटी की बात को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसमें कितना कामयाब हो सकता हूँ, कितना कामयाब नहीं हो सकता हूँ, ये डिसाइड तो ऑडियंस करेगी, लेकिन ये है कि मैं अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूँ और बेहतर हो सकता है इससे भी, इससे इनकार नहीं है। ठीक है, तो अब ये जो देखिए क्रोमोसोम क्या करता है, इन्फॉर्मेशन को फीचर, इन्फॉर्मेशन ऑफ द फीचर्स को क्या करता है, ये कंटेन करता है। ठीक है, कौन करता है, क्रोमोसोम करता है। अभी क्रोमोसोम के बारे में हमने देखा कि उसके किस पार्ट को क्या कहते हैं, अब रिवर्स करके उसको देख सकते हैं। ठीक है, फ्रॉम पेरेंट्स टू नेक्स्ट जनरेशन, इतनी बात हमने कही। ठीक है, लेकिन किस फॉर्म में होता है, इन द फॉर्म ऑफ डीएनए, इन द फॉर्म ऑफ डीएनए, इन द फॉर्म ऑफ, लिख देते हैं इन द फॉर्म ऑफ डीएनए। बहुत एग्जाम में इसका वो पूछता है डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है। यहाँ पे लिख रहे हैं डीएनए होता है डीऑक्सी राइबोस, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। यहाँ पे दिखेगा ना, यहाँ लिखते हैं न्यूक्लिक एसिड। हमारा जो न्यूक्लियस है ना बेटा, अभी हम तो न्यूक्लियस के बारे में पढ़ रहे हैं, इस न्यूक्लियस का एसिड है, ठीक है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। एक आरएनए होता है, राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। ठीक है, तो इस ये जो डीएनए है, ये हमारा जो डीएनए, थोड़ा सा डीएनए के बारे में भी देखना पड़ेगा। हाँ, देखना तो पड़ेगा। ठीक है, देखो थोड़ा सा देखेंगे डीएनए के बारे में भी। अब क्रोमोसोम के पास क्या है, फीचर्स का इंफॉर्मेशन है। ठीक है, फीचर्स से बता दिया मैंने, स्किन कलर हो गया आपका, मान लीजिए हाइट हो गया, टॉलनेस हो गया, डार्कनेस हो गया, हमारा स्किन का कलर हो गया, हेयर का थिकनेस हो गया, हेयर लाइनिंग भी आ गया उसमें। ये सारी चीजें क्या है, ये फीचर्स है। ये पेरेंट्स से, यानी पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग में कौन पहुंचाता है, क्रोमोसोम किस फॉर्म में पहुंचाता है बाबू, डीएनए के फॉर्म में। डीएनए का फुल फॉर्म क्या है, डीएनए का फुल फॉर्म है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड जो होता है ना, ये एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड है। मैं अब पेन चेंज, यहाँ पे मार्कर चेंज कर रहा हूँ। ठीक है, ब्लू ब्लू कहाँ चला, हाँ ठीक। ये क्या है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड होता है। डीएनए क्या है, अब डीएनए के बारे में हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं, छोटी छोटी बातें। पॉली न्यूक्लियोटाइड, ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। ठीक है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड होता है। पॉली मतलब क्या होता है, बहुत सारी चीज, मतलब एक है, फिर इसी का 2 यूनिट 3 यूनिट, इस तरीके से बहुत सारा यूनिट हो गया, मान लेते हैं 1 2 3 4 5 एन। ठीक है, तो ये हमारा पॉली हो गया। ठीक है, ये रिपीट हो रहा है, क्या रिपीट हो रहा है, डीएनए में न्यूक्लियोटाइड रिपीट हो रहा है। अब देखिए न्यूक्लियोटाइड जो है ना हमारा, इसको थोड़ा सा देख लीजिए, क्योंकि इसको फिर अच्छे से हमको 11 में पढ़ना ही पड़ेगा। न्यूक्लियोटाइड जो होता है वो 3 चीजों से मिलकर बना होता है, बस मैं इसका नाम यहाँ पे जिक्र कर देता हूँ। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड 3 चीजों से मिलकर बना होता है। किस चीज से बना होता है, इसके अंदर में नाइट्रोजिनस बेस होता है, नाइट्रोजिनस बेस, बेस मतलब एसिड बेस वाला बेस। ठीक है, फिर हमारा क्या होता है, डीऑक्सी राइबो शुगर होता है, यानी पेंटोज शुगर कह लेते हैं इसको, 5 कानून। हाँ, पेंटोज शुगर, और हमारा क्या होगा यहाँ पे, मैं लिख रहा हूँ लास्ट, फॉस्फेट होता है। ठीक है, ये जो डीएनए होता है ना, ये डीएनए इनके रेगुलर यूनिट से, बहुत सारे यूनिट से मिलकर बना होता है पॉलीन्यूक्लियोटाइड। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड। अब देखिए थोड़ा सा देखते हैं डीएनए का, एक बार हल्का सा स्ट्रक्चर देख लेते हैं। डीएनए जो होता है ना बेटा, ये डबल हेलिकल मॉडल होता है, डबल हेलिक्स में होता है, इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, अगर ये 5 प्राइम है तो ये 3 प्राइम, ये 3 प्राइम है तो 5 प्राइम। बस इसमें मैं समझा रहा हूँ, कुछ नहीं समझना है। डीएनए जो होता है ये डबल हेलिक्स होता है। कितना होता है हेलिक्स, इसमें कितना है, 1 2 डबल हेलिक्स हो गया।
डबल हेलिक्स। अब ये जो डबल हेलिक्स है ना, डबल हेलिकल मॉडल जो है ना, ये दिया था वॉटसन एंड क्रिक ने। बस इतना ध्यान रखना, इसके बाद मैं आगे बढ़ रहा हूँ। वॉटसन एंड क्रिक ने दिया था, ठीक है। कब दिया था? 1953 में, जहां तक मैं डेट याद कर पा रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे इसी में फॉस्फेट भी होगा और नाइट्रोजनस बेस होगा, तो यहाँ पे हमारा क्या होता है, डीएनए में एक नाइट्रोजनस बेस होता है एडेनिन, जो थायमिन के साथ डबल बॉन्ड बनाएगा हाइड्रोजन, एक साइटोकाइनिन जो ग्वानिन के साथ ट्रिपल हाइड्रोजन बना के रहता है। ये हम लोग 11th में पढ़ेंगे, अभी मैं यहाँ तक छोड़ रहा हूँ। आप जब भी देखेंगे इसको एक बार बैक करके देख लीजिएगा, ठीक है। तो डबल हेलिकल मॉडल वाटसन ने क्रिक ने दिया था 1953 में, ठीक है, 1953 में। तो अब ये हमारा क्या हो गया, डीएनए हो गया, ठीक है। अब देखिए क्रोमोसोम जो है ना, इसमें एक तो डीएनए होगा, ठीक है। क्रोमोसोम में क्या रहता है, एक तो डीएनए हमारा रहता है, दूसरा हमारा प्रोटीन के साथ रहता है। देखिए एक बात, मैं बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ। नेचर ने, कुदरत ने मतलब कितना जबरदस्त बनाया है हमारे पूरे सिस्टम को। एक हमारा मान लेते हैं, ये हमारा क्रोमोसोम है ना, न्यूक्लियस है, ये क्रोमेटिन नेटवर्क जो है। एक तो सेल हमको अपनी आंखों से नहीं दिखता, न्यूक्लियस तो और नहीं दिखेगा, ये हमारा भी नहीं दिखता क्रोमेटिन नेटवर्क नंगी आंखों से। लेकिन जब हम इसको स्ट्रेच करेंगे निकाल करके ना, तो ये 2 मीटर लंबा हो जाता है। ये बहुत बड़ी बात है, लॉन्ग, ठीक है। ये उसमें पैक रहता है, पैकेजिंग होता है डीएनए का, मतलब ये एकदम मिला हुआ रहता है। सोचिए कि 2 मीटर लंबा हो जाएगा, उस वो हमारा मतलब थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर क्रोमेटिन, जो कि हमको दिख भी नहीं रहा है, 2 मीटर लंबा हो सकता है। तो कितना कॉम्पैक्ट होगा, कितना पैकिंग क्या होगा। पैकिंग का मतलब क्या होता है, पैकेजिंग का मतलब हो गया कि देख लीजिए, अब ये है, इसको हम लोग क्या करेंगे, बड़ा एरिया, ये कितना बड़ा एरिया, अब इसको देखिए 8 बार तो फोल्ड कर सकते हैं, आपको पता होगा इसको। अभी देखिए ये कितना कम अब एरिया ले रहा है, ठीक है, और कम होता जाएगा। तो ऐसे ही एकदम छोटे एरिया में पैकेजिंग है, और जैसे ही इसको अगर हम खोलते हैं तो ये पूरा का पूरा 2 मीटर हो जाता है। बहुत बड़ी बात है, मतलब मुझे बहुत हैरानी होती है इस बात पे, क्या जबरदस्त बनाया है ऊपर वाले ने, ठीक है। अब देखिए, तो अब ये जो हमारा क्रोमोसोम है बेटा, क्रोमोसोम ना, ये किससे बना होता है, एक तो डीएनए, समझ में आ गया। यही डीएनए क्या करता है, इंफॉर्मेशन रखता है अपने अंदर, ठीक है। लेकिन इसके साथ प्लस क्रो क्या होता है, प्रोटीन भी होता है, ठीक है। समझ में आ गया। अब ये जो प्रोटीन है ना, इसको हम लोग कहते हैं हिस्टोन प्रोटीन कहते हैं, ठीक है। हम लोग 11th में पढ़ेंगे इसके बारे में, हिस्टोन प्रोटीन कैसे होता है, कैसे ये अरेंजमेंट होता है। अभी अगर मैं पढ़ाऊंगा तो फिर फाउंडेशन तो नहीं बन रहा, हमारा फाउंडेशन बनना चाहिए अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। तो जो चीजें मुझे लग रही है कि मैं बता दूं, अब ये ऑक्टामेयर के सेंस में होगा। अब देखिए कि हमारे डीएनए के अंदर में जो फॉस्फेट है, उसका जो फॉस्फोरिक एसिड है, और इसका जो हमारा प्रोटीन होता है, इसके अंदर में बहुत जबरदस्त अरेंजमेंट हो जाता है, जिसकी वजह से वो कॉम्पैक्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये हिस्टोन क्रोमोसोम है, आप कंफ्यूज ना करें। क्रोमोसोम है, ये किससे बना होता है, डीएनए से बना होता है, प्रोटीन से बना होता है। प्रोटीन किस तरीके का क्या नाम है, हिस्टोन प्रोटीन होता है। इतनी बात आपके 9th क्लास के हिसाब से सही है। अब हम लोग इसको थोड़ा सा रफ करते हैं, आगे देखते हैं। अब देखिए, ये जो हमारा डीएनए मॉलिक्यूल्स होता है, ठीक है, डीएनए मॉलिक्यूल जो है हमारा, इनके इसके अंदर में क्या रहता है बेटा, इंफॉर्मेशन रहता है। क्या रहता है, इंफॉर्मेशन होता है। अब ये जो इंफॉर्मेशन होता है, ये जरूरी है किसके लिए, बता रहा हूँ, नेसेसरली, नेसेसरी का स्पेलिंग क्या होगा, ई डबल एस ए, एक ये नहीं होता, आर वाई, नेसेसरी फॉर। डीएनए के अंदर में इंफॉर्मेशन होता है जो जरूरी है किसके लिए, सेल के कंस्ट्रक्शन के लिए भी, कंस्ट्रक्टिंग, ठीक है, एंड ऑर्गेनाइजिंग सेल, ठीक है। अब सेल के अंदर में ऑर्गेनाइजेशन कैसा होगा चीजों का, ठीक है, यानी कौन सी चीजें कैसे होंगी, कौन सा प्रोटीन किसके साथ होगा, ये सारा वर्क कैसे होगा, ये भी इंफॉर्मेशन किसके पास होता है बेटा, डीएनए के पास होता है, ठीक है। अब देखिए, ये जो डीएनए है हमारा, उसके फंक्शनल सेगमेंट को हम लोग जीन कहते हैं। क्या बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, यानी फंक्शनल सेगमेंट जो है किसका, डीएनए का
फंक्शनल सेगमेंट जो है डीएनए का ऑफ डीएनए, इसको हम लोग क्या कहते हैं, आर कॉल्ड, क्योंकि बहुत सारा जीन होता है, कॉल्ड जीन। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ, ये क्रोमोसोम है मान लेते हैं, सेंट्रोमेयर हो गया, इसके साथ हमारा काइनेटोकोर जुड़ा हुआ। अब देखिए इसका एक पार्ट डीएनए होगा, ठीक है। अब इस डीएनए का जो फंक्शनल सेगमेंट है हमारा, ठीक है, ये क्या कहलाता है, जीन कहलाता है। अब ये क्रोमोसोम में ही होगा कहीं ना कहीं, तो इसको रेड कलर से हम लोग डिनोट कर, मान लो एक जीन यहाँ पे है, कोई जीन यहाँ पे होगा, ऐसे ही फंक्शन सेगमेंट। ठीक है, समझ में आ गया, क्रोमोसोम पे ही रहता है, क्रोमोसोम ही का पार्ट होता है। ठीक है, यानी अब देखिए क्रोमेटिन नेटवर्क था, ये कंडेंस हो गया, क्या बना, क्रोमोसोम बन गया। ठीक है, अब इसी क्रोमोसोम का पार्ट क्या, हमारा डीएनए। अब डीएनए का जो फंक्शनल पार्ट है वो हमारा क्या है, जीन, फंक्शनल सेगमेंट डीएनए का क्या, जीन। तो क्या हो गया, ये क्रोमो दिख रहा है यहाँ पे, ये क्रोमेटिन नेटवर्क, ये हमारा क्रोमोसोम, ये डीएनए, फिर ये जीन। ठीक है, ये स्ट्रक्चर इस तरीके से सेल के अंदर में होता है। ठीक है, आगे देखते हैं अब हम लोग। ठीक है, मैंने पहले आपको क्या बताया था कि एक सेल में जो कि डिवाइड नहीं कर रहा है, सेल है हमारा, ठीक है, ये डिवाइड क्या कर रहा है, डिवाइड नहीं हो रहा है, डिवाइड नहीं हो रहा। ठीक है, तो इसमें जो डीएनए प्रेजेंट होगा किस फॉर्म में होगा, क्रोमेटिन नेटवर्क के फॉर्म में होगा। यानी डीएनए जो प्रेजेंट होगा इसमें, डीएनए इज प्रेजेंट किस फॉर्म में होगा, एज पार्ट ऑफ क्रोमेटिन नेटवर्क, क्रोमेटिन नेटवर्क या मटेरियल कह लिए, एनसीईआरटी में मटेरियल लफ्ज इस्तेमाल हुआ यहाँ तक। ठीक है, अब देखिए, अब ये जो क्रोमेटिन नेटवर्क है, मैंने पहले ही आपको बता दिया, एनसीईआरटी में कहा गया कि वो कैसा होगा, हमारा एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इस तरीके से हमारा होता है। ठीक है, ये क्या हो गया, क्रोमेटिन मटेरियल है। ठीक है, क्रोमेटिन मटेरियल है। ठीक है, ठीक ना, अब इसको हम लोग रफ करते हैं। लेकिन जब सेल यही जो अब देखिए क्रोमेटिन नेटवर्क जो है हमारा, ये क्रोमेटिन नेटवर्क हमारा क्या करेगा, ये क्रोमेटिन नेटवर्क हमारा ऑर्गेनाइज हो जाएगा, कंडेंस हो जाएगा। ठीक है, किस फॉर्म में, क्रोमोसोम में। कब होगा, जबकि हमारा सेल क्या करेगा, डिवाइड होने लगेगा। अब ये सेल है, इसको डिवाइड करना है, क्या करना है, डिवाइड करना है। तो इसका जो क्रोमेटिन मटेरियल है डिवाइड के टाइम में, क्रोमेटिन मटेरियल, ये क्रोमेटिन मटेरियल क्या होगा, ऑर्गेनाइज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑर्गेनाइज हो जाएगा। इसके लिए एक अच्छा वर्ड है, कंडेंस हो जाएगा, कंडेंस्ड। अब कंडेंस होके क्या बनाएगा, ये बना देगा क्रोमोसोम, क्रोमोसोम। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब देखिए ये जो हमारा ये है ना, ये जो न्यूक्लियस है ना, ये सेंट्रल रोल प्ले करता है सेल्यूलर रिप्रोडक्शन में। मैंने पहले भी बताया था, सेल्यूलर रिप्रोडक्शन का मतलब एक सेल है, अब इससे हमारा 2 सेल बनेगा, फिर इसी से हमारा क्या बनेगा, 4, मान लेते हैं फिर 8। अब 2 तरीके का सेल डिवीजन होता है, कौन कौन सा, माइटोसिस, मियोसिस। ठीक है, अब ये जो सेल डिवीजन हो रहा है, तो इसमें क्या हो रहा है, दो चीज डिवाइड कर रहा है। एक तो साइटोप्लाज्म हमारा डिवाइड कर रहा है, और एक न्यूक्लियस। ठीक है,
न्यूक्लियस डिवाइड कर रहा है। एक को हम लोग साइटोकाइनेसिस कहते हैं, एक को हम लोग कैरियोकाइनेसिस कह देते हैं, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कैरियन का मतलब क्या होता है, हमारा न्यूक्लियस होता है। तो न्यूक्लियस एक सेंट्रल रोल प्ले करता है किसमें, सेलुलर रिप्रोडक्शन में, सेलुलर रिप्रोडक्शन में। सेलुलर रिप्रोडक्शन में कौन इंपॉर्टेंट भाग लेता है, न्यूक्लियस। कौन लेता है, न्यूक्लियस लेता है, ठीक है। अब देखिए हमारा जो न्यूक्लियस है ना, ये एक और इम्पोर्टेंट पार्ट करता है, ठीक है, कि सेल जो है ना ये कैसे यानी डेवलप करेगा। सेल का जो डेवलपमेंट है, ये तो सेल का रिप्रोडक्शन था ना, सेल के डेवलपमेंट में भी, सेल के डेवलपमेंट सेल के डेवलपमेंट में, ठीक है, सेल की मैच्योरिटी में, और सेल के अंदर जितनी भी केमिकल एक्टिविटीज सेल के अंदर में हो रही है, ऑल केमिकल एक्टिविटीज, ठीक है, इन द सेल, इन सब को मतलब मॉनिटर कौन करता है, सबको देखता कौन है, न्यूक्लियस, ठीक है। डायरेक्टिंग कौन करता है, न्यूक्लियस करता है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अब हम लोग का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आ रहा है कि हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को न्यूक्लियस के डेवलपमेंट के हिसाब से दो हिस्सों में बांटते हैं, ठीक है। किसी भी न्यूक्लियस कितना डेवलप्ड है उस हिसाब से हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को दो हिस्सों में बांटते हैं। एक हमारा होता है प्रोकैरियोट, प्रोकैरियोट्स, दूसरा होता है हमारा यूकैरियोट्स, ठीक, यूकैरियोट्स, सही, ठीक है। प्रो का मतलब जो है ना बेटा, प्रो जो है, प्रो जो वर्ड है, प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव, प्रिमिटिव, और यू का मतलब जो होता है ना ट्रू होता है, ठीक है। क्या होता है, ट्रू, सही, ठीक है। इसको जो है ना हम लोग कभी कभी किसी किसी किताब में फॉल्स भी कहते हैं, ठीक है, ठीक है। अगर हम इवोल्यूशन की बात करेंगे ना, तो एक चीज जो है हमारा क्या हो रहा है, डेवलप्ड हो रहा है, ठीक है। तो हम देखते हैं कि पहले प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में पहले कौन आएगा, ज्यादा पुराना कौन है, ज्यादा पुराना कौन होगा हमारा, ये ज्यादा ओल्ड है, ये क्या हमारा कंपैरिजन में रिसेंट है, ये न्यू है। किस कॉन्टेक्स्ट में, हमारा डेवलपमेंट के कॉन्टेक्स्ट में। अच्छा एक बात बताइए, मान लीजिए ये रूम है, जब ये बन रहा होगा तो अंडर कंस्ट्रक्शन था, तो इसका अंडर कंस्ट्रक्शन जो कंडीशन है वो पहले आया या ये कंप्लीट पहले आया, कंप्लीट पहले, यानी वेल डिफाइंड जो हमारा रूम का स्ट्रक्चर है जिसमें डोर है, उसके बाद विंडोज हैं, पेंट्स हैं, लाइट्स वगैरह हैं, ये पहले आया ये, या जब ये अंडर कंस्ट्रक्शन था इसमें सीमेंट भी नहीं था, इसमें सिर्फ ईंट्स थे, ब्रिक्स थे, वो कंडीशन जो है ज्यादा पुराना है, तो ज्यादा पुराना वो कंडीशन होगा, ये तो नया कंडीशन हुआ। तो उसी तरीके से प्रोकैरियोट्स कंडीशन जो है ना वो क्या है, हमारा पुराना कंडीशन है, और यूकैरियोट्स जो है हमारा नया है, ठीक है। अब एक बात देखिए, प्रो का कैरियोट्स जो है ना बेटा, ये बना है एक वर्ड से जिसको कैरियोन्स, कैरियोन्स का मतलब क्या होता है, न्यूक्लियस, क्या होता है, न्यूक्लियस, यहाँ पे लिख देता हूँ न्यूक्लियस, ठीक है। अब ये जो न्यूक्लियस है हमारा, ये इसमें वेल डेवलप नहीं होता है, वेल डेवलप नहीं होगा, पुअरली डेवलप होगा, लिख देता हूँ मैं पुअरली डेवलप्ड न्यूक्लियस, इसमें क्या होता है, तो पुअरली डेवलप होता है, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, ये वेल डेवलप्ड होगा, क्या होगा, वेल डेवलप्ड होगा, किसमें, यूकैरियोट्स में, ठीक है। पुअरली डेवलप और वेल डेवलप का मतलब ये हुआ कि जो हमने अभी क्या पढ़ा था, न्यूक्लियस के अंदर में जो इन्वेलप होता है ना बेटा, मेम्ब्रेन, ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है ये, ठीक है, न्यूक्लियर
मेम्ब्रेन, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इसमें प्रेजेंट होता है, क्या होता है, प्रेजेंट होता है, किसमें बेटा, यूकैरियोट्स में। अब यही जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है हमारा यहाँ एब्सेंट होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मेम्ब्रेन क्या होता है, एब्सेंट होता है, सही। लेकिन अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट है तो ये जो हमारा क्रोमेटिन पार्ट था या डीएनए टाइप का जो पार्ट है हमारा, ये इसमें प्रेजेंट होता है, लेकिन इसको हम लोग कहते हैं क्या, इसको हम लोग कहते हैं न्यूक्लियाइड कहते हैं, क्या कहते हैं, न्यूक्लियाइड कहते हैं, न्यूक्लियाइड्स, ठीक है। ये तो ट्रू न्यूक्लियस हो गया, ट्रू न्यूक्लियस। अब हमारा जब हम पढ़ रहे थे तो हमने इसके बारे में बताया था, जब हम डिवीजन ऑफ लेबर की बात कर रहे थे तो हमने उसमें क्या बताया था आपको, इसको मैं रफ करूं, इसको मैं रफ करता हूं, एक इंपॉर्टेंट बात लिखना है। जब हम वो कर रहे थे यानी डिवीजन ऑफ लेबर की बात कर रहे थे तो उसमें हमने बताया था कि एक चीज होता है सेल ऑर्गेनेल, ठीक है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, तो प्रोकैरियोट्स में सेल ऑर्गेनेल जो है वो एब्सेंट होता है, सेल ऑर्गेनेल भी क्या होता है, एब्सेंट होता है। इसमें क्या होगा, सेल ऑर्गेनेल प्रेजेंट होगा, सेल क्या होगा, प्रेजेंट होगा, ठीक है, प्रेजेंट, इसमें क्या होगा, एब्सेंट होगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया ये क्या होगा, एब्सेंट होगा, ठीक है। हमारा ईआर है, ईआर क्या होगा, इसमें एब्सेंट होगा। यहाँ पे हमारा माइटोकॉन्ड्रिया क्या होगा, प्रेजेंट होगा, क्या होगा, प्रेजेंट होगा। ईआर हमारा यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होगा, प्रेजेंट होगा, ठीक है, इसमें एब्सेंस होगा, ठीक है। तो अब हमारा जो है ये न्यूक्लियस का टॉपिक खत्म हो गया है। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग साइटोप्लाज्म के बारे में पढ़ेंगे। आज का लेक्चर 1 घंटे से ज्यादा हो गया है, आज ही जो है ना ये अपलोड भी हो जाएगा, तो आप लोग अच्छे से देखिए। और अब जो है वो सब्सक्राइबर को बढ़ाइए, क्योंकि अब हम लोग इसमें आ गए हैं, हमारा फाउंडेशन कोर्स जो है अब अच्छा चलेगा। और आप लोगों से दुआ है कि इसको जो है ना, आप लोग से गुजारिश भी है कि इसको सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को भी बताइए कि एक बार देखें, एक बार देखें, देख के अगर लगे कि नहीं एनसीईआरटी डिकोड नहीं हो पा रहा है, नहीं हो रहा है, तो कोई बात नहीं, सब उसको अनसब्सक्राइब कर दीजिए, लेकिन एक बार देखिए जरूर, ठीक है। क्योंकि मैंने मतलब मैं बहुत इस बात को महसूस करता था कि जब मैं क्लास 9th में था तो कहाँ कहाँ पे गलतियां हुई हैं जो हम किताब को नहीं समझ पा रहे हैं। तो फिर मुझे लगा कि नहीं, एनसीईआरटी को अगर हम बेस अगर अच्छे से कर लें तो बड़े बड़े एग्जाम में हमारा फायदा हो जाएगा। अभी मुझे मौका नहीं है, वरना मैं एक एक सब्जेक्ट को पढ़ाने की कोशिश करता कि देखिए कि हिस्ट्री भी इस तरीके से पढ़ी जा सकती है, केमिस्ट्री भी इस तरीके से पढ़ा जा सकता है, और हमारा जो है ज्योग्राफी भी इस तरीके से पढ़ा जा सकता है। लेकिन ये कि वक्त नहीं है, और कभी मौका मिला तो जरूर उस पर भी काम होगा। फिलहाल हम लोग जो है ना बायोलॉजी से शुरू किए हैं, तो नीट के हिसाब से इस फाउंडेशन कोर्स को ज़्यादा से ज़्यादा देखिए और इसको सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू सो मच।